हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने चैप्टर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 7 साइंस का एक चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पूरी देखोगे। लाइव वीडियो है। उम्मीद करता हूँ शेयर कमेंट करना बिल्कुल आप लोग नहीं भूलोगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। हेलो स्टूडेंट, उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 7 एक्सरसाइजेस की वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइव क्लास में देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आप लोगों को एक्टिव रहना है आज की इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सभी को एक्टिव रहना है। क्लास 7 के सभी स्टूडेंट जो महामना विद्यालय में पढ़ रहे हैं सभी को ऑनलाइन इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो पूरा देखने के लिए आप लोगों को एक एक टॉपिक एक एक चीज़ें बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया, व्हाई डज एन एथलीट, जो भी एथलीट होता है वो ब्रीथ करता है। ब्रीथ का मतलब सांस लेना होता है। फास्टर मतलब बहुत तेजी से, एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जब आप लोगों ने देखा होगा कोई रेसर होता है या फिर जब रेस के मैदान में आप लोगों ने कि जो रेस करने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको देखा होगा, जब वो रेस के लिए दौड़ते हैं और जब वो रेस पूरी कर लेते हैं उसके बाद उनकी जो सांसें होती हैं वो बहुत तेज़ से जो है सांस वो ब्रीथ करने लगते हैं स्पीड से। तो ऐसा क्यों? व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर एंड देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में ही केवल आप लोगों को बताना है और अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? व्हेन द एथलीट रन्स इन द रेस, अगर किसी रेस में कोई एथलीट दौड़ता है तो हिज बॉडी नीड्स मोर एनर्जी। उसको क्या चाहिए है? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिस वजह से वो तेज़ी से दौड़ सकता है, ठीक है। एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करने लगता है। इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी, उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। द एथलीट ब्रीथ्स फास्टर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सांसें भरने लगता है। बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल्स, और उसके सेल्स में जो सेल्स से ये बने होते हैं शरीर, इट स्पीड्स अप, और वो स्पीड को बढ़ा देते हैं। एंड द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब वो दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करते हैं? यूटिलाइज करना चालू कर देते हैं, सप्लाई करना चालू कर देते हैं इन द सेल्स में, और जिसकी वजह से जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। एंड द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज हो जाती है, जिस वजह से वो इतनी स्पीड से दौड़ पाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने समझ लिया। यही आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया? लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को डिफरेंशिएट बताने हैं किसमें? एरोबिक। एरोबिक का मतलब समझ लेते हैं। एरोबिक का मतलब ही होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन करेगा उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन करता है तो उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिमिलरिटीज और क्या करना है? डिफरेंसेस बताने हैं ना, सिर्फ क्या बताना है? सिमिलरिटीज और डिफरेंशिएटेड, ठीक है। फर्स्ट सिमिलरिटीज हेडिंग आप लोग डालोगे, उसके बाद क्या लिखोगे कि दोनों ही रेस्पिरेशन के टाइप्स में क्या होता है? फूड इज ऑक्सीडाइज्ड होता है दोनों में ही केसेस, एंड एनर्जी क्या होगी? वो रिलीज्ड होती है, ठीक है। दोनों ही केस आप लोग समझ में आ गए। डिफरेंसेस मतलब क्या अंतर होता है? तो पहले में अंतर समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब यूटिलाइजेशन होता है तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर क्या होगा? वो एंड प्रोडक्ट होगा। या फिर ये कह सकते हैं हम लोग सांस में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। और कौन सी गैस निकालते हैं? CO2। तो रेस्पिरेशन के तौर पर हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस लिया और CO2 निकाल दिया। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि वाइल अल्कोहल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन रिलीज क्या करता है? मोर एनर्जी देन द एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों ही चीज़ों में आप लोगों ने डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज समझ ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया? Why do we often sneeze when we inhale a lots of dust laden air? तो खुले मैदान में जब आप लोग गए होंगे तो जो धूल के कण हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है? हम लोगों को छींकें आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है आप लोग जानते ही होंगे। आसान सा सवाल है। तो ऐसा क्यों होता है ये आप लोगों को कॉपी में भी लिखना है। तो व्हेन डस्ट पार्टिकल एंटर आर नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मतलब जो हमारी नाक होती है, ठीक है, उसमें जब डस्ट पार्टिकल एंटर करता है इट ट्रिगर्स अ मैसेज टू द ब्रेन। और क्या करता है? जैसे ही वो अंदर जाएगा डस्ट पार्टिकल हमारे दिमाग तक एक सूचना पहुंच जाएगी। द ब्रेन इंस्ट्रक्ट द नसल चैम्बर टू इनिशिएट स्नीजिंग। हमारे दिमाग में ये सूचना जाएगी कि एक यूटिलाइज या फिर ऐसा पार्टिकल जो हमारे शरीर के अंदर जाकर जो है हमारे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये दिमाग में जब बात जाती है
तो हमारा जो ब्रेन होता है वो एक मैसेज भेजता है नासल चैम्बर को और कहता है कि इनिशिएट करें स्नीजिंग, मतलब आपको छींकना है। ठीक है, ये संदेश कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। दिस इज अ मेथड टू रिमूव द अनवांटेड डस्ट पार्टिकल। तो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल बाहर निकालने की ये प्रोसेस होती है जो हमारे ब्रेन ने किसको कहा? नासल चैम्बर को कहा, फ्रॉम द नॉस्ट्रिल से। स्नीजिंग इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज बाय आवर बॉडी। तो एक तरह का ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है अनवांटेड डस्ट पार्टिकल को या अनवांटेड किसी भी चीज़ को बाहर निकालने का। ठीक है, समझ में आ गया? सपोज करिए कोई मच्छर उड़ रहा था और आके नाक के अंदर घुस गया, तो ये एक अनवांटेड चीज़ थी, अगर ये चली जाती तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती थी। तो अब क्या हुआ? ब्रेन ने कहा नहीं इसको बाहर निकालना, तो आपकी छींक आ गई और वो मच्छर जो नाक के अंदर गया तो वो बाहर निकल गया। ठीक है, अभी तो फिलहाल बात कर रहे थे डस्ट पार्टिकल की। तो अनवांटेड चाहे डस्ट पार्टिकल हो, अनवांटेड चाहे कोई मच्छर हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो, तो हमारी नाक जो है नॉस्ट्रिल है वो मैसेज भेजती है जब भी कोई अनवांटेड चीज़ हमारे नाक में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। आप लोगों को 3 टेस्ट ट्यूब लेने, फिल ईच ऑफ विद वाटर, सभी को पानी से भर देना है। लेबल देम ए बी सी। ठीक है, 3 है तो ए, एक के लिए ए, दूसरे के लिए बी एंड तीसरे के लिए सी। ये नाम आप लोगों ने दे दिया। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए, तो आप लोगों को एक स्नेल भर देना है किसमें? टेस्ट ट्यूब ए में। और वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी में, तो वाटर प्लांट मतलब पानी वाला जो पौधा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बी में रखना है। एंड इन सी। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो इनमें से कौन से टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेटेड ऑफ CO2 का होगा? तो CO2 लिबरेटेड कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा ये आप लोगों को बताना है। टेस्ट ट्यूब 1 में या सॉरी टेस्ट ट्यूब ए में कि बी में कि सी में? तो देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, यहाँ पर कौन सा है लिविंग ऑर्गेनिज्म? एक स्नेल रखा गया है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इस वजह से प्लांट क्या करेगा? यूटिलाइज कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। So the test tube A will have the highest concentration of carbon dioxide because the carbon dioxide as it comes only by the respiration of snail. In test tube B and C, a part of the carbon dioxide is utilized by the plant के द्वारा क्या हो जाएगी? Utilized हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमको बताया था कि जो A वाला था टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या था? सिर्फ एक स्नेल था इन अ टेस्ट ट्यूब ए में, जबकि बाद में क्या था? प्लांट था, वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी और सी में। और क्या करना था? कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, बाकी सब में क्या था? प्लांट बोथ, स्नेल एंड प्लांट बोथ, दो, बाकी बी और सी में प्लांट भी था और स्नेल भी था, जबकि ए में सिर्फ स्नेल था, वाटर था, वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की ज़्यादा थी, क्योंकि बाकी सब में तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ कर लेगा? प्लांट कर लेंगे। यही केवल समझाना था आप लोगों को। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यूटिलाइज बाय द प्लांट द फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज अ लेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट जो था वो टेस्ट ट्यूब बी में भी था और टेस्ट ट्यूब सी में भी था, और इस प्लांट के साथ टेस्ट ट्यूब बी और सी दोनों में ही स्नेल रखे गए थे। और स्नेल क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन तभी तो हाई हो पाता जब वहाँ पे प्लांट नहीं होता, क्योंकि प्लांट तो कंज्यूम कर गए होंगे किस चीज़ को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और क्या निकाल दिया होगा? ऑक्सीजन गैस यूटिलाइज कर दिया होगा। ऑक्सीजन गैस का क्या किया होगा? बाहर रिलीज कर दिया होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? टेस्ट ट्यूब ए में सिर्फ वाटर था और क्या था? स्नेल। तो वहाँ पर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही रही थी, साथ में वाटर भी निकलेगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई था। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ईजिएस्ट है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं सारे ईजिएस्ट होंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे जितने भी दे रखे हैं यहाँ पर समझ में आ जाएगा आप आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में देख लेते हैं क्या कहा गया है। ए में कहा गया इन कॉकरोचेस, कॉकरोच आप लोग जानते हैं, एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो कॉकरोच में जो एयर होती है वो इंटर्स करती है, या फिर ये कहते हैं यहाँ पर एयर की बात हम दिमाग में रखते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इंटर्स द बॉडी थ्रू, किसके द्वारा वो रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो हमको पता है कि लंग्स तो बिल्कुल नहीं होते होंगे कॉकरोच। ठीक है, एक तरह का एक इंसेक्ट है,
उसमें लंग्स तो बिल्कुल नहीं पाए जाते होंगे, ना ही गिल्स पाया जाता होगा। क्लियर हो रही बात ये? ना तो गिल्स होंगे, ना लंग्स होंगे, और ना ही देखो वो रेस्पायर कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ स्किन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट में एक स्पाइरिकल्स बचा है ना, तो विद द हेल्प ऑफ दीज स्पाइरिकल्स वो क्या करेगा, एयर को एंटर करने के लिए अलाउ करेगा, मतलब एयर यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं बी की। बी में क्या दे रखा, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज हैवी है, वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। तो एक्सरसाइज अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लगो, योगा ज़्यादा से ज़्यादा करने लगो, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा करने लगो, तो क्रैम्प्स आने लगते हैं, हाथ पैर में ऐठन चालू हो जाती है। एक्यूमुलेशन ऑफ, किस चीज़ का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है या फिर क्या चीज़ की मात्रा बढ़ने लगती है जिसकी वजह से ऐसे क्रैम्प्स आते हैं। तो हमको पता है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, किस चीज की अधिकता हो जाती है, लैक्टिक एसिड जमने लगती है। क्वेश्चन नंबर 5 के सी में क्या पूछा गया, ये भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन द एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। तो रेस्ट कंडीशन में ध्यान है, रेस्टिंग कंडीशन की बात की जा रही है, रेसिंग कंडीशन की बात नहीं की जा रही। रेस्ट अवस्था में जो एडल्ट पर्सन होता है उसकी जो ब्रीदिंग रेट होती है पर मिनट में बताना है आप लोगों को, वो कितनी होती होगी। तो क्या 9 से 12 होती होगी, क्या 15 से 18, या 21 से 24, या फिर 30 से 33। तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रेट एज पर्सन की अगर बात करते हैं रेस्ट कंडीशन में ब्रीदिंग रेट की, तो 15 to 18 इसका आंसर राइट है। तो आप लोग भी इसको इमेजिन क्या करना है, आप लोग भी इस पर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने खुद को लेकर। नेक्स्ट है डी में, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन का मतलब होता है जब एग्जिट होती है एयर, या फिर ये कह सकते हैं कि जब आप लोग सांस छोड़ते हैं तो रिब्स जो होती है, हमारे जो रिब केज वाली जो रिब्स होती है, कौन सा मूवमेंट शो करती है, मूव आउटवर्ड होता है, मूव डाउनवर्ड्स होते हैं, मूव अपवर्ड होगा, या डू नॉट मूव एट ऑल, बिल्कुल मूव नहीं करते, तो यहाँ पर क्या होगा, मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल पूछा गया, मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम ए को या फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 से आप लोगों को क्या कराना है, मैच करा देना है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है ईस्ट की। तो अगर ईस्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को पता है ईस्ट कॉमनली क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और क्या बनाता है, फॉर्म करता है अल्कोहल को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा अल्कोहल फॉर्म करता है, क्योंकि ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन ये विदाउट ऑक्सीजन के यूज से ही क्या करता है, अल्कोहल बनाता है। तो इसका आंसर क्या समझ में आ गया, अल्कोहल होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, अब बी पार्ट देख लेते हैं, डायफ्राम। तो हम लोग पता है कि डायफ्राम होता क्या है, चेस्ट कैविटी। समझ में आ गया, अभी आप लोगों ने अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो डायफ्राम क्या है, एक तरह की चेस्ट कैविटी होती है। तो ये आप लोगों को मिल गया होगा, रेस्पिरेशन में ये बिल्कुल हेल्पफुल होती है। सी में है स्किन। स्किन का मतलब ये कह सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो स्किन की सहायता से रेस्पिरेशन करता है, या उसकी जो एयर्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ दिस स्किन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो क्या वो चलो पहले ही आंसर सही है इसका, स्किन का क्या होगा, अर्थवॉर्म होगा। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स मतलब पत्तियां जो होती हैं, विद द हेल्प ऑफ टिनी पोर्स। टिनी मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं इसी पत्तियों की निचली सतह पे, नीचे मतलब डॉर्सल सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं जो छेद होते हैं इन्हीं की सहायता से ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बाहर निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ जाती है, अंदर जाती है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा। तो आंसर क्या होगा, स्टोमेटा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, फिश, हम लोग पता है जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स, विद द हेल्प ऑफ गिल्स क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं। उसके बाद लास्ट में फ्रॉग की अगर बात करें तो फ्रॉग क्या करते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहते हों और पानी के बाहर भी हो। तो पानी के बाहर तो समझ में आ रहा कि वो लंग्स का यूज़ करते होंगे रेस्पिरेशन के थ्रू, या फिर ये कह सकते हैं जब वो पानी में जाते हैं तो किसकी वजह से वो रेस्पायर कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो एयर मूव आउट होती है विद द हेल्प ऑफ स्किन। ठीक है, तो ये चीज़ कॉलम आप लोगों को भरने में ईजिएस्ट वे लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है ट्रू फॉल्स, समझ लेते हैं इसको भी। ए में 7 के फर्स्ट में क्या गया है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लो डाउन। क्या स्लो हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, आप लोगों ने पढ़ा था फास्ट हो जाती है। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पायरेशन ओनली नाइट। क्या ये सही हो सकता है, बिल्कुल फॉल्स होगा। हमको पता है जो प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो पूरे दिन करते हैं, मतलब दिन में भी और रात में भी। बस फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है, डार्क रिएक्शन होती है और लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो तो पूरे 24 घंटे चलता रहता है।
नेक्स्ट है फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, क्या मछलियों के पास भी लंग्स होते होंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही क्या होगा? अगर यहाँ पर होता गिल्स तब तो सही होता, लेकिन यहाँ पर लंग्स आ गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो इनहेलेशन में बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगी चेस्ट कैविटी, जो डायफ्राम आप लोगों ने पढ़ा था, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो आप लोगों को अपनी बुक में भरना है, कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है। इसको तो आप लोग एज ए पजल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लोग गेम खेलते हैं बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। नीचे आप लोगों को क्या दे रखा है, हिंट दे रखे गए, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पर जो द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। सेकेंड है स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, इसी को ही हम लोग बोलते हैं रिब केज या रिब्स। थर्ड है मस्कुलर फ्लो कैविटी, जो चेस्ट कैविटी होती है उसको हम लोगों ने नाम दिया डायफ्राम। टिनी पोर्स हम लोग को पता है, छोटे छोटे चेन जो पत्तियों की निचली सतह पे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट सॉरी, तो उसको बोलते हैं स्पाइरिकल, क्या बोलते हैं उसको? स्पाइरिकल बोलते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स लंग्स कहलाते हैं। द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल नॉस्ट्रिल होते हैं। एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं, ईस्ट इज कॉमन। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है? अल्कोहल तैयार करता है। एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पिरेशन करता है, उसको बोलते हैं आंट। आंट मतलब आप लोग समझते हैं चीटी चीटा जो होते हैं उन्हीं की बात की जा रही है। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल ये जो टर्म्स हैं वो आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से मैच कर लेना, या फिर आप लोगों को इसमें सर्कल बना देना है, पूरा स्क्वायर बना देना जैसे बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये बुक में करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोगों को लिखना है इसमें समझ लें, द माउंटेनियर्स, मतलब जो माउंटेन पे चढ़ते हैं उसको बोलते हैं माउंटेनियर्स। तो कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, क्यों ले जाते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, क्यों ले जाते हैं? ऑप्शन ए है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर, क्या ये सही होगा कि 5 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद कोई भी एयर या फिर ये कह लें कि ऑक्सीजन गैस होती नहीं है बिल्कुल भी। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, तो द अमाउंट ऑफ एयर, एयर जो हम लोग को आवश्यकता होती है किसी पर्सन के लिए वो लेस होती है, मतलब कम होने लगती है अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये समझ में आ गया। सी क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, ये सही होगा। या फिर द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही है। द अमाउंट ऑफ एयर जो होगा अवेलेबल होगा टू अ पर्सन, कैसा होगा? लेस देन होगा, जबकि अवेलेबल होना चाहिए जो कि ग्राउंड में ज़्यादा था, वहाँ पर क्या होगा? लेस देन होगा। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करके ले जाते हैं, और जिसकी वजह से वो माउंट पे चढ़ पाते हैं आसानी से, ठीक है। वीडियो आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा अब तक, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। डाउट है तो उसको भी लिखें कहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वो भी कमेंट जरूर करें, और ध्यान रहे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।